अतिथि, विद्वान और यहाँ सभागार में उपस्थित सभी लोग। जैसा पूरे फेस्टिवल का स्वरूप है, इसमें विश्व रंग में विश्व साहित्य और उसकी बदलती प्रवृत्तियों के बारे में बात करना बनता भी है। मैं सबसे पहले थोड़ा सा ये अपना व्यू ये देना चाहता हूँ कि मेरी समझ में ये जो विषय है 21वीं शताब्दी का विश्व साहित्य, ये लगभग इस शताब्दी का 1/4 हिस्सा तो बीत गया, 3/4 हिस्सा अभी शेष है। हम लोग जो 60 पार के लोग हैं, हम इनके बारे में जो आने वाला समय है इसके बारे में कल्पना कर सकते हैं, चीज़ों को देखने समझने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन जो आज के समय दौर में जो समकालीन साहित्यकार हैं ये उसमें जिएंगे। इसलिए हमने कोशिश भी ये की है कि मंच पर जो बातचीत करने के लिए जिस तरीके से कॉम्पोजिशन करें, हम युवा लोगों को भी शामिल करना चाहते थे क्योंकि उनको जीना है। और हमने, क्योंकि जिस तरीके से चीज़ें बदल रही हैं और बहुत सारे क्षेत्रों में जो एक रिजिड परिभाषा साहित्य को लेके है, रिटन वर्ड को लेके एक कन्वेंशनल, वो टूट भी रही हैं। जैसे समाज बदल रहा है तो आप स्पोकन वर्ड पूरी दुनिया में इस समय, भारत में भी धीरे धीरे ये हवा आ रही है। स्पोकन वर्ड पोइट्री की काफ़ी धूम है, जिसमें लिखे शब्दों से ज़्यादा उसकी परफॉर्मेंस, स्टेज परफॉर्मेंस का ज़्यादा महत्व दिया जाता है। और उनकी, ऐसे लोगों की परफॉर्मेंस बहुत प्राइज़ परफॉर्मेंस हैं और उनकी किताबें लाखों की संख्या में बिकती हैं। जैसा मैंने कहा कि साहित्य अपना कलेवर, अपना रूप बदल रहा है, और जैसे समाज बदलेगा निश्चय ही, जैसे साहित्य समाज का दर्पण है, हम तो शुरू से ये सुनते आए हैं, समाज बदलेगा तो साहित्य भी बदलेगा। साहित्य की जो पारंपरिक परिभाषाएं और पारंपरिक स्वरूप है उसमें बड़ी तेज़ी से परिवर्तन हो रहे हैं और नए नए विषय सामने आ रहे हैं पूरी दुनिया में। अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक भारतीय हैं, अय्यर, पीको अय्यर, भारत के लेखक हैं, लेकिन आज की दुनिया में वो भारत कम रहते हैं, विदेशों में रहते हैं, और दुनिया के कई पुरस्कार प्राप्त पीको अय्यर का एक लेख मैं पढ़ रहा था वैश्विकता पर। उन्होंने जो आंकड़े दिए, ये मेरा आंकड़ा नहीं है, पीको अय्यर के का दिया हुआ आंकड़ा है कि पूरी दुनिया में जो आज की तारीख में, 5-6 साल पुराना ये लेख है, द गार्डियन में शायद छपा था, कि पूरी दुनिया में जो आधी आबादी है वो ऐसी आबादी है जो किन्हीं न किन्हीं कारणों से अपने देश को छोड़ के दूसरे समाजों में चली गई, और ये संख्या लगातार बढ़ रही। ये उस दौर की बात है जब उन्होंने, बराक ओबामा राष्ट्रपति थे, और उनके मूल को लेके, क्योंकि उनके परिवार का, उनकी माँ की तरफ से इंडोनेशिया से कुछ रिश्ता था, तो एक उदाहरण देते हुए उन्होंने ये कहा कि पूरी दुनिया में जो टर्मोइल है इससे पूरी चीज़ें बदल रही हैं। जब आप अपना देश छोड़ के दूसरे देश में जाते हो तो आपका एक जो तकनीकी पहचान होती है, एक रिफ्यूजी की होती है, लेकिन आप आजीवन रिफ्यूजी नहीं रहते। धीरे धीरे उस समाज में आप मिल जाते हो, आप उनकी भाषा अख्तियार कर लेते हो, उनकी भाषा में लिखने भी लगते हो। आज की दुनिया में बहुत सारे ऐसे लेखक हैं जो युद्धग्रस्त इलाकों के, ऐसे लेखक जो यूरोप चले गए या अमेरिका चले गए और वहाँ की भाषाओं में लिख रहे हैं, और अच्छा लिख रहे हैं। और अच्छा लिखने का मतलब ये है कि उनकी किताबें खूब बिक रही हैं, उनको खूब सम्मान मिल रहे हैं, उनको पुरस्कार भी मिल रहे हैं। इसका मतलब उस भाषा ने उसको स्वीकार किया। इस तरीके से एक नया टर्म, साइंस, मैं साइंस बैकग्राउंड का हूँ, तो एक क्लाइमेट फिक्शन, एक क्लाईफाई, एक नया शब्द आया है आज की तारीख में, जो बदलते हुए पर्यावरण को लेके जो चीज़ें हो रही हैं और उससे उपजा हुआ भय या आशंकाएं हैं, वो कैसे आपके फिक्शन में केंद्रीय भूमिका में आ रही हैं।
एनवायरमेंटल रिफ्यूजीज, ये सब नए शब्द हैं जो आए हैं, जो समुद्र का तल ऊपर चढ़ने के कारण मालदीव जैसे देश और वे बहुत सारे ऐसे टापू हैं और ऐसे देश हैं जो धीरे धीरे जहाँ वहाँ की आबादी दूसरे देशों में जा रही है या वहाँ संकट है उनके ऊपर, वो दूसरी जगह जा रहे हैं। तो ये घटनाएं केवल भौतिक रूप से होती घटनाएं नहीं हैं, बल्कि वो हमारे लिखने पढ़ने के पूरे स्वरूप को प्रभावित कर रही हैं और उनसे जो नया कुछ निकल के आ रहा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। बदलते स्वरूप की बात हम कर रहे हैं साहित्य के। एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है कि बहुत एकदम नया है जो मैं ही जानता हूँ, लेकिन कुछ लोगों के लिए और ख़ास तौर पे युवा पीढ़ी के लिए नई जानकारी मैं देना चाहता हूँ। आप लोगों ने जॉर्ज ऑरवेल के उपन्यास 1984 की ज़रूर चर्चा सुनी होगी, जो 1948 में लिखा गया था। 8/4 उलट गया, 1948 में लिखा गया था। और जब 1984 आते आते नेचर और बहुत सारी बहुत प्रतिष्ठित पत्रिकाओं ने इस पर काम करना शुरू किया कि जितनी वैज्ञानिक स्थापनाएं जो ऑरवेल ने उस उपन्यास में की थीं, उसमें से कितनी सही साबित हुई ये देखा जाए। और ये पाया गया, उस पर अब भी लेख प्रकाशित हो रहे हैं, बिल्कुल अद्यतन लेख एक मैंने देखा, और उन्होंने ये बताया कि 1948 में जो कल्पना ऑरवेल ने की थी, 84 तक आते आते उसमें से 80% से ज़्यादा जो वैज्ञानिक उपादान या जो यंत्र जैसे सोचे थे वैसे बन गए थे। इसके बारे में हम लोग जानते हैं। मैंने हिंदी में महापंडित राहुल सांकृत्यायन को पढ़ा। उनकी एक किताब है 22वीं सदी। मैंने इस किताब के बारे में 2-3 बार लिखा। वैज्ञानिकों के सम्मेलन में मैंने इस किताब के बारे में एक प्रस्तुति दी, और ये बहुत सारे लोगों को ये जान के आश्चर्य हुआ कि संस्कृत पढ़े हुए पंडित, महापंडित राहुल सांकृत्यायन, जो सन्यासी थे और अंग्रेज़ी शिक्षा विज्ञान उस तरह से जिन्होंने नहीं पढ़ा, उनकी ये जो किताब है 22वीं सदी, 22वीं सदी का कोई एक साल है, 2136 है या 26 है, मुझे ये सही साल नहीं याद है क्योंकि ये किताब अब उपलब्ध नहीं है इस समय। ये किताब जब जेल में थे राहुल जी, 1917 में हजारीबाग जेल में ये किताब लिखी थी। छोटी सी किताब है, 100 पन्ने की भी नहीं है। उसमें जो उन्होंने 21वीं सदी में समाज क्या रूप लेगा, भारतवर्ष क्या रूप लेगा, वो भारत को केंद्र किया, और विश्व क्या रूप लेगा, वो भौगोलिक सीमाओं को नहीं मानते हैं। वो एक, क्योंकि आपको ये मालूम होगा कि वामपंथी मार्क्सवाद से प्रभावित थे, तो एक वैश्विक दृष्टिकोण से लिखी गई वो किताब, जो उपन्यास भी कही जा सकती है, एक नॉन फिक्शन भी कहा जा सकता है। मैंने एक बार ये प्रेजेंट किया कि 1984 में जॉर्ज ऑरवेल ने जो कहा था और 22वीं सदी में जो महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने कहा था, उसमें क्या समानता है, किस तरह से दोनों भविष्य के स्वप्न को देखते हैं। तो बहुत सारी स्थापनाएं जो राहुल जी की थीं वो सत्य साबित हुई और बहुत सारी नहीं भी सत्य साबित हुई। उसकी वजह है, उसकी वजह ये है कि राहुल जी एक मार्क्सवादी दृष्टिकोण से दुनिया को देख रहे थे। दुनिया उस रास्ते पे चली नहीं। वो भौगोलिक सीमाओं की बात कहते थे कि जैसे बॉर्डर्स विल विदर अवे, वो ये मान के चलते थे। लेकिन बहुत सारी स्थापनाएं उनकी ऐसी हैं जो सत्य साबित हुई और आज की तारीख में भी प्रासंगिक हैं। और जब मैंने देश के बड़े वैज्ञानिकों के सामने ये किताब के बारे में बताया तो सब इतने चौंके। मुझे लगा कि ये हम 1984 को लेके इतना गर्व करते हैं, हमें महापंडित राहुल सांकृत्यायन की 1917 में लिखी इस किताब के बारे में भी गर्व करना चाहिए कि एक आज की तारीख में बैठा हुआ एक आदमी भविष्य का स्वप्न कैसे देखता है। तो यदि आप लोगों को मौका मिले तो ज़रूर ये किताब पढ़ें, क्योंकि भविष्य केवल आपके सोचने से नहीं बनेगा। आपका सोचना, आपके कर्तव्य, आपके एक्शन
और हमारी सामूहिकता से बनता है। इन सबको मिला के हम जिस तरह का समाज का स्वप्न देखते हैं, वो यदि हम स्वप्न देखते हैं तो समाज पूरा नहीं तो कुछ ना कुछ तो वैसा बनता है। तो इस सत्र की एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि चीज़ें कैसे हम देखते हैं। बदलती हुई परिस्थितियों की जब बात हम करें तो इसमें केवल साहित्य नहीं, भाषाएं बदलती हैं, भाषाएं लुप्त होती हैं, नई भाषाएं इवॉल्व कर रही हैं। अभी मैं कुछ सोशियोलॉजिस्ट और एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स की रिसर्च स्टडीज़ देख रहा था, जिसमें उनकी स्थापना ये है कि धीरे धीरे जो रिटन वर्ड है वो कमज़ोर पड़ रहा है। उन्होंने पॉपुलैरिटी के टर्म में लिया है कि वो उतना पॉपुलर नहीं, डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक वर्ड्स ज़्यादा पॉपुलर, ये उनकी स्थापना है, उनकी अपनी क्राइटेरिया है उसमें। लेकिन और ये आज नहीं, हम पता नहीं, मैं जब छोटा था, मैं 63 साल का आज की तारीख में हूँ, और मैं जब छोटा था तब से सुनता रहा हूँ कि नहीं, ये किताबें तो एक दिन ख़त्म हो जाएंगी और कोई किताबें नहीं पढ़ेगी। लेकिन सच्चाई ये है कि आज की तारीख में भारतीय लेखकों की किताबें भी मिलियंस की संख्या में बिकती हैं, कम भी बिकती हैं। मैंने ये उदाहरण इसलिए दिया कि हमें थोड़ा सा जो एक रिजिड ट्रेडिशनल परिभाषा, जो छपे हुए शब्दों को लेके जो हमारा एक आग्रह है, उससे थोड़ा सा अलग होके भी चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। तो हमें इस बदलते हुए ट्रेंड की ज़रूरत को भी समझना चाहिए। मुझे लगता है कि इसमें हर किसी का भला है, साहित्य संस्कृति का भी भला है और लेखकों का भी भला है, कि हम यदि चीज़ों को बदलते हुए देखें और उनको बदलते हुए रूप में स्वीकार करें और उन कारणों को ढूंढें कि जिसके कारण ये जो कन्वेंशनल सेंस का साहित्य है वो उतना पॉपुलर नहीं है, या उसकी पॉपुलैरिटी धीरे धीरे कम हो रही है। बहुत सारे ऐसे समाज हैं, और जिनको आप बोलने नहीं देंगे, ऐसे भी समाज हैं जिनको आप लिखने नहीं देंगे, जिनको बोलने नहीं देंगे, जिनकी भाषाएं लुप्त हो जाएंगी। आखिर उनके पास भी तो कहानियां हैं, उनके पास भी तो कहने को कुछ है। हमें वो हथियार, वो टूल्स ढूंढने पड़ेंगे जिससे हम उन कहानियों को भी सुने, समझें। यदि हम ये देखें कि एक चीज़ तो तय है कि बाय द एंड ऑफ द सेंचुरी साहित्य मरने नहीं जा रहा है। हालांकि बहुत सारे ऐसे हैं, एंड ऑफ द हिस्ट्री, एंड ऑफ द वर्ल्ड, मैं देख रहा था एंड ऑफ द डेथ ऑफ लिटरेचर, डेथ ऑफ प्रिंटिंग, ये सब बहुत सारे टर्म्स आ रहे हैं इस समय, यदि आप सर्च करें फ्यूचर ऑफ लिटरेचर। लेकिन सच्चाई इनसे अलग है, ये ख़त्म नहीं हो रहे हैं। किस्सा गोई कभी ख़त्म नहीं होगी, कविताएं कभी ख़त्म नहीं होंगे, गीत कभी ख़त्म नहीं होंगे। कुछ दिनों पहले यूनेस्को की एक रिपोर्ट मैंने पढ़ी थी, उसमें यह था कि बायोडाइवर्सिटी जैसे जैसे कम हो रही है, जिस तरीके से जंगल कट रहे हैं, वनस्पतियाँ कम हो रही हैं, जंगली जंतु कम हो रहे हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा एक कोरिलेशन निकाला कि जहाँ जहाँ दुनिया के जिन इलाकों में बायोडाइवर्सिटी पे संकट है, उन इलाकों में भाषाओं पे भी संकट है, उनकी भाषाएं भी लुप्त हो रही हैं। तो ये संकट हैं, इन संकटों की, इन चुनौतियों को हमें स्वीकार करना पड़ेगा। और इसी संदर्भ में हमें महज एक दृष्टा की तरह से नहीं, एक सैनिक की तरह से भी ये सोच के, संकल्प के साथ ये सोचना होगा कि यदि चीज़ों को, विचार प्रक्रिया को बनाए रखना है तो उसके लिए हमें अपने आप को रीडिज़ाइन या री इक्विप कैसे करना होगा।